हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज। जो जीएसटी के अंदर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो क्या होता है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। अब फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, इसका मीनिंग हमें पता है। मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ इन दोनों का मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड चार्ज मतलब जैसे मान लो कि जो व्यक्ति गुड्स को सप्लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ए है, ये क्या कहलाएगा, जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है वो क्या कहलाता है, सप्लायर कहलाता है। और जो गुड्स को रिसीव करता है, मान लो ए ने बी को कुछ गुड्स बेचे और बी उसको रिसीव कर रहा है, तो क्या कहला रहा है, रिसीवर कहला रहा है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये इसके लिए कुछ इनवॉइस इशू करेगा बी को कि मैंने देखो ये सामान बेचा है, तो ये जो चीज़ है 100 रुपये की है और इसके ऊपर जो है 18% टैक्स है, तो ये 118 रुपये की हो गई। तो अब यहाँ पे ये जो 18 रुपये टैक्स पे करना है वो गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, वो ए पे करेगा। तो जब ए इस टैक्स को पे कर रहा है तो ये क्या कहला रहा है, फॉरवर्ड चार्ज कहला रहा है। फॉरवर्ड चार्ज जब सप्लायर टैक्स पे करता है तो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड चार्ज कहलाता है। लेकिन अगर यही 18 रुपये किसको पे करने पड़ते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट को बी को पे करने पड़ते हैं। दोनों केसेस में पे बी ही करेगा क्योंकि ए को भी वही देगा तो ए जाके गवर्नमेंट को देगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि पे बी को ही करने होते हैं लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे करता है, बी पे करता है। तो ये क्या कहलाता है, रिवर्स चार्ज कहलाता। रिवर्स चार्ज कहलाता है कि जो रिसिपिएंट है वो अगर टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहा है तो वो रिवर्स चार्ज है, और अगर सप्लायर पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ रिसीवर तो फिर वो क्या है, फॉरवर्ड चार्ज है। तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, हम गुड्स कैसे सप्लाई हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे। कुछ कुछ सिचुएशंस जो हमने पहले देखी हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 के अंदर, वहाँ पे रिवर्स चार्ज होता है। अदरवाइज गुड्स जो होते हैं वो फॉरवर्ड चार्ज पे सप्लाई होते हैं। अब जो फॉरवर्ड चार्ज है इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि किस पॉइंट के ऊपर, यानी कि कब इस सप्लायर को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो ये जो कब है ना, ये क्या है, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है कि कब मानेंगे कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, किस पॉइंट के ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, TOS, टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। सेक्शन 12 के अंदर हमें गुड्स के बारे में बता रखा है कि गुड्स के लिए फॉरवर्ड सप्लाई कब होगा, क्योंकि सेक्शन 12, 13, 14 वो हमें टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है और सेक्शन 12 जो है वो हमें गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है। सिर्फ और सिर्फ किसके, गुड्स के टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, इन दोनों में से जो चीज़ पहले आएगी, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस की जब आप इनवाइस को इशू कर रहे हो वो वाली डेट, या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 ने बता रखा है कि अगर आप कोई भी गुड्स को सप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको एक डेट दी गई है कि आपको इससे पहले पहले अपने इनवाइस को इशू कर देना है। तो या तो जो लास्ट डेट है वो, या फिर अगर मान लो इससे पहले आप कभी इनवॉइस को इशू कर देते हो तो वो, दोनों में से जोन सी डेट पहले आ रही है, मतलब जो लास्ट डेट सेक्शन 31 के हिसाब से है वो वाली डेट। अगर आपने अभी तक इनवॉइस इशू नहीं किया यानी इसके बाद कभी आप इनवॉइस इशू करने की सोच रहे हो तो, या फिर अगर आपने पहले ही इनवॉइस इशू कर दिया सेक्शन 31 में जो बोला गया था उससे पहले ही अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो वो वाली डेट। दोनों में से जोन सी डेट पहले है उसको हम क्या मान लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। पहले क्या होता था, अमेंडमेंट से पहले इसके अंदर ना पेमेंट का सिस्टम भी होता था कि पेमेंट भी देखी जाती थी कि पेमेंट अगर पहले रिसीव हो रही है तो उसको भी हम यहाँ पे कंपेयर करते थे। लेकिन अब गुड्स के केस में हम इस पेमेंट को कंपेयर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा तो रहता है कि इन दोनों में से पहली चीज़, लेकिन हमें इसको नहीं देखना होता, पेमेंट को, रिसीव ऑफ द पेमेंट को नहीं देखना होता गुड्स के केस के अंदर। हम सिर्फ क्या देखते हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और लास्ट डेट ऑन विच इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31 टू इशू इनवॉइस। तो इन दोनों में से जोन सी डेट पहले होती है उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं इन केस ऑफ गुड्स की जब सप्लाई हो रही है कौन से, उसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। वहाँ पे हमारा जो इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस जो होता है, दोनों में से जो भी पहले होता है उसको हम क्या मानते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। अब सेक्शन 31 के हिसाब से क्या लास्ट डेट होनी चाहिए उसको हम देख लेते हैं कि किस दिन तक हमें इसको इशू करना है। तो सेक्शन 31 बोलता है कि भाई आप अपने इनवॉइस को कब तक इशू कर लेना, इन दोनों में से दो जो भी चीज़ है उस हिसाब से जो भी चीज़ पहले आ रही है तब तक आप अपने इशू को इनवॉइस कर लेना। शेल बिफोर और एट द टाइम ऑफ, यानी कि इन दोनों में से जो भी चीज़ है, जोन सी भी कंडीशन आपकी बैठ रही है उस सिचुएशन के अंदर, या तो उस दिन आप इशू कर लेना या उससे पहले पहले इशू कर लेना। सेक्शन 31 ये बोलता है अपने इनवॉइसेस को, या तो उस दिन इशू कर लेना या उससे पहले पहले इशू कर लेना। ठीक है, तो अब किस दिन तक आपको, लास्ट डेट कौन सी है आपके इनवॉइस इशू करने की। अगर आपके गुड्स ऐसे हैं जिनको आपको रिमूव करने की जरूरत है, यानी कि मूव करके सामने वाले के पास तक पहुंचाना है आपको उन गुड्स को, तो वहां पे
जब भी आप ये रिमूवल ऑफ गुड्स करते हो रिसिपिएंट के लिए, तो वहां पे जब आपका रिमूवल ऑफ गुड्स हो रहा है उस दिन या उससे पहले पहले आपको अपने इनवॉइस को इशू करना है। जिस दिन भी आपका गुड्स रिमूव हो रहे हैं आपके पास से और रिसिपिएंट के पास जा रहे हैं, तो उस दिन लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको इनवॉइस इशू करना है। ठीक है। या दूसरी सिचुएशन होती है कि जहां पे आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स करने हैं या फिर उन गुड्स को अवेलेबल करना है रिसिपिएंट को, जहां पे गुड्स के रिमूवल की जरूरत नहीं है, तो जिस भी दिन आप उन गुड्स को अवेलेबल कर रहे हो या गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो, वो दिन आखिरी दिन होगा जिस दिन आपको इनवॉइस इशू करना होगा एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। तो यानी कि अगर हम सेक्शन 12 और सेक्शन 31 को एक साथ पढ़ें तो हमें क्या समझ आया, इसने हमें ये बोला कि या तो आपने डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जैसे इलस्ट्रेशन से समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, या फिर सेक्शन 31 के हिसाब से जो हमारी डेट है, लास्ट डेट है जिस दिन तक हमें इनवॉइस इशू करना था, इन दोनों में से जो सी चीज़ पहले हो रही है। जैसे मान लो लास्ट डेट ना हमारी 30 अगस्त आ रही थी इस कैलकुलेशन के हिसाब से, सेक्शन 31 के हिसाब से, और जिस दिन, जैसे मान लो जिस दिन रिमूवल ऑफ गुड्स होना था वो 30 अगस्त था, और डेट ऑफ इशू इनवॉइस क्या हुआ, हमने 15 अगस्त को अपने इनवॉइस को इशू कर दिया था। तो दोनों में से पहले कौन सा आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, तो यानी कि 15 अगस्त को हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब यहीं पे अगर मान लो ये 30 अगस्त होता और हम एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या करने की सोच रहे होते, हम 1 सितंबर को करेंगे, तो इसमें से पहले कौन सा है, 30 अगस्त है, तो 30 अगस्त को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो दोनों में से जो सा भी पहले आ रहा है उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई बोल देते हैं। तो ये चीज़ हमें सेक्शन 12 प्लस सेक्शन 31 को एक साथ रीड करने में समझ आती है। ठीक है। इसके बाद हमें इसी के अंदर सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 के अंदर और भी चीज़ों का बता रखा है कि कब आपको इनके अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। जैसे कि अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होती है कि आप कॉन्टिन्यूसली गुड्स को सप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अगर आप हर एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर कुछ ना कुछ गुड्स देते हो हर महीने, तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूस। जैसे कि अगर आप वाटर बॉटल्स हर एक महीने की 10 तारीख को दे रहे हो, तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए, वो सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 के अंदर बता रखा है। तो जब हम कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है कि सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स या फिर सक्सेसिव पेमेंट्स इन्वॉल्व है। क्या चीज़, या तो सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की हर एक तारीख को हमें अकाउंट्स मिलता है, या फिर हमें पेमेंट्स मिलती हैं सक्सेसिव। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर, कि पहले या फिर एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट इज इशू। तो दोनों में से किस चीज़ को देखना, हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को देखना है कि कब वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू हो रहा है, उस दिन पे या उस दिन से पहले पहले हमको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल दे रहा है कि सप्लाई ऑफ फिल्टर वाटर कैंस इन ऑफिस डेली बट बिल्ड ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ, की हर एक महीने की 10वीं तारीख को वो बिल हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। अब इसी तरीके से सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 के अंदर दे रखा है कि अगर हम अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को सेल करते हैं, जैसे कि आज मैंने ए ने बी को गुड्स दे दिए, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि बी इनको खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, कि भाई तुमको ठीक लगते हैं तो मुझे बता देना, अदरवाइज मैं इसको वापस ले लूंगा। तो अगर इस तरीके से मैं सप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक लिमिटेड टाइम तो होगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि 50 साल तक वो अप्रूवल ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पे हमें हमारे लिए इनवॉइस ड्यू डेट क्या होती है, तो यहाँ पे बताता है कि अगर मान लो आप अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को सेल करते हो, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर। तो यहाँ पे इनवॉइस हमें कब तक इशू कर देना होता है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कि भाई जब भी आप, जैसे अगर 1 तारीख को किया 15 तारीख को उसका अप्रूवल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि ये अब सप्लाई हो गया, तो इससे पहले पहले आपको अपने इनवॉइस को इशू करना है, या 15 तारीख को अपने इनवॉइस को इशू करना है जब उसने कंफर्म कर दिया। या फिर मान लो उसने कंफर्म ही नहीं कर रहा, बहुत दिन बीतते जा रहे हैं, तो मैक्सिमम लॉ ने हमें कितने टाइम बोल दिया, 6 मंथ्स, कि 6 मंथ्स के तक अगर उसके पास गुड्स पड़े हुए हैं तो हम मान लेंगे कि वो उसको सप्लाई हो गया है, और इस 6 मंथ की जो आखिरी डेट है इस तक आपको इनवॉइस इशू करना ही होगा। तो दोनों में से जो सी भी डेट पहले है, अगर भाई पहले ही उसने कंफर्म कर दिया तो वहाँ पे हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, लेकिन 6 मंथ हो गए नहीं कर रहा, तो फिर जो 6 मंथ की आखिरी डेट है उस दिन तक हमको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझा रखी है। अब जैसे देखो क्वेश्चन है, इससे आपको समझ आ जाएगा। हमारे पास क्या है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ, देखो इसको तो देखना ही नहीं, डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट को। गुड्स के केस में इसको नहीं देखते हम, गुड्स की सिचुएशन में इसको नहीं देखना। तो हमारे पास क्या है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स मेक अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ रिमूवल है, क्योंकि हमने सेक्शन 31 के हिसाब से देखा था, सब सेक्शन 1 के हिसाब से, कि डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स जो सेक्शन 31 बोलता है कि जो
वो हमारी आखिरी डेट होती है कि इस दिन तक हमें इनवॉइस को इशू करना है ना, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स तक, या उससे पहले पहले आप इशू कर दो, या डेट ऑफ इनवॉइस जब हमने एक्चुअल में इनवॉइस इशू किया। तो इन दोनों में से जो सी डेट पहले होती है सेक्शन 12 बोलता है कि उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो 1/11/2020 तक हमें अपने गुड्स को सप्लाई एक तरीके से रिमूव करना था, यानी कि इस दिन तक हमें अपने इनवॉइस को इशू करना था, और एक्चुअल में हमने इनवॉइस कब इशू किया था, 20/10/2020 को। तो इन दोनों में से पहली डेट कौन सी पड़ रही है, 20/10/2020, तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसको हमें कंसिडरेशन में लेना ही नहीं डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट को। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट को अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया था कि इसको नहीं देखना होता गुड्स की सिचुएशन के अंदर। अब इन दोनों में से पहले कौन सी डेट पड़ रही है, 25/11 और 2/12 में से 25/11, तो ये हो जाएगा 25/11, 2/12 में से 25/11, इसमें सब में 25/11 ही आ रही है, 25/11, 25/11, 25/11, तो इन सब के अंदर ये जो है वो पहले पड़ रहा है, तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, सब में 25/11 ही आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से गुड्स की सिचुएशन के अंदर हम टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं। हम दोनों में से जो सा पहला है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स या गुड्स मेड अवेलेबल, क्योंकि ये हमारी आखिरी दिन होती है जिस दिन तक हमें अपने इनवॉइस को इशू करना होता है, या फिर एक्चुअल इशू ऑफ इनवॉइस। तो इन दोनों में से जो सा भी पहले पड़ रहा होता है उस दिन तक उसको हम क्या मान लेते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं गुड्स की सिचुएशन में। अब जैसे कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर जैसे हमारे गुड्स रिमूव हुए 10 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आई 4/12 को, डेट ऑफ इनवॉइस कब हुआ 6/12 को, पेमेंट कब हुई 8/12 का। तो हमने क्या देखा था कि जो इनमें से पहले है डेट ऑफ जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है या डेट ऑफ पेमेंट है, तो 4/12 जो है वो पहले पड़ रहा है, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा, जो हमने कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ में देखा था, सप्लाई ऑफ गुड्स में देखा था। ऐसी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अगर हम देखें, जो हमने देखा था 6 मंथ्स या दोनों में से जो पहले हो रहा है, जो एक्चुअल में इशू इनवॉइस हो रहा है अगर पहले, तो रिमूवल ऑफ गुड्स कब है, 10/11/2020 को है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कब आ रही है, 4/12/2020 को आ रही है। इनवॉइस कब इशू हो रहा है, 6/12 को इशू हो रहा है। पेमेंट कब हो रही है, 8/12 को हो रही है। तो यहाँ पे हमारा डेट क्या हो जाएगी, 4/12 हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सबसे पहले 4/12 को आए, तो 4/12/2020 जो है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर क्या है, 12/10/2020 को हमारे रिमूवल हुए गुड्स के, 2/5/2020 को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो बनी, देन 1/10/2020 को क्या हुआ, इनवॉइस इशू हुआ, और 28/4/2021 को पेमेंट हुई इसकी। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे गुड्स कब रिमूव हुए थे, 12/10/2020 को इशू हुए थे। तो इससे हमें क्या देखना होता है, विद इन 6 मंथ्स हमारे को अप्रूवल मिल जानी चाहिए। तो अगर इससे हम 6 महीने आगे चलें 12/10 से, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 10वें महीने के बाद 11वां 12वां पहला दूसरा तीसरा चौथे महीने में पहुँच जाएंगे 2021 के। तो यानी कि 12/4/2021। अब हमें देखना है कि या तो ये 6 महीने से पहले पहले बाकी काम हो गए हों, अगर नहीं हुए हैं तो फिर हमारा ये जो आखिरी डेट है इस दिन तक हमारा इनवॉइस इशू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो डेट ऑफ पेमेंट है वो हमारी कब की है, 28/4/2021 की है। डेट ऑफ इनवॉइस कब का है, 1/10/2020 का है, और जो डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो 2/5/2020 का है। तो इसलिए हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है वो क्या माना जाएगा, 12/4/2021 माना जाएगा, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी सिचुएशन में, फॉरवर्ड सप्लाई के सिचुएशन के अंदर किसके लिए, गुड्स के लिए, कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, दोनों में से जो सी चीज़ पहले की, आपने जब डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस किया, जब एक्चुअल में आपने इनवॉइस को इशू किया, या फिर जो लास्ट डेट है इनवॉइस को इशू करने की सेक्शन 31 के हिसाब से। तो दोनों में से जो सी चीज़ पहले आएगी इसको हम क्या मान लेते हैं, डेट ऑफ सप्लाई, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं कि इस दिन अब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हम टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज को भी देखेंगे। ये एक तरीके से अपोजिट होता है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हम सब क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड सप्लाई में हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था। लेकिन रिवर्स चार्ज में हम क्या करेंगे, रिसिपिएंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिसीवर है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि इसने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम फॉरवर्ड चार्ज का करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है रिवर्स चार्ज का कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो कि फॉरवर्ड चार्ज अगर गुड्स का होता है उसके अंदर किस पॉइंट के ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, या पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है इस सिचुएशन के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।